1776 जब अमेरिका आज़ाद हुआ था। 1776 में अमेरिका भी बाकी कंट्रियों की तरह ही ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। जिस समय अमेरिका आज़ाद हुआ था उस समय पूरी दुनिया पे ब्रिटेन की हुकूमत थी और वो वर्ल्ड का सुपर पावर का जो क्राउन था वो ब्रिटेन के पास था। लेकिन 19th सेंचुरी में जहाँ सारी दुनिया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड से जूझ रहा था, वहीं अमेरिका ने ऐसा क्या किया कि जो सुपर पावर का क्राउन था वो ब्रिटेन से हटकर अमेरिका शिफ्ट हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ 19th सेंचुरी में कि अमेरिका का एक सिंपल से नेशनल करेंसी वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन गया। जहाँ वर्ल्ड वॉर से पहले सारा ट्रेड ब्रिटेन पाउंड में हुआ करता था, वो चेंज होकर डॉलर में बदल गया। आखिर अमेरिका एक सिंपल से नेशनल से जो बाकी देशों की तरह ही ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, आज दुनिया का सुपर पावर कैसे है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अमेरिका कैसे एक सिंपल से कंट्री से सुपर पावर कंट्री बन गया। इस वीडियो में एंड तक बने रहे। आज अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका सुपर पावर बना कैसे, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पीछे के टाइम में 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ था। 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ था तो अमेरिका के पास कुछ नहीं था, सिर्फ विशाल लैंड और नेचुरल रिसोर्स के अलावा। लेकिन अमेरिका अपनी आज़ादी के बाद 100 साल तक संघर्ष करता रहा और 19th सेंचुरी में उसने अपने आप को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व किया और अपने देश के लिए स्टील, रेल रोड और नेचुरल रिसोर्स ऑयल को निकालना शुरू किया और उससे अपना इकोनॉमिक्स बढ़ाना शुरू किया। और अमेरिका को इस इंडस्ट्री रेवोल्यूशन को बढ़ाने में हेल्प किया रॉकफेलर जैसे फैमिली, जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया। अमेरिका ने अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए 1863 और 1864 में एक रेवोल्यूशनरी एक्ट लाया और उसे बोलते हैं नेशनल बैंकिंग एक्ट। इस एक्ट के बाद पहली बार एक सेंट्रलाइज बैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार हुआ अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका को हेल्प करने वाला था इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली। लेकिन अमेरिका के लिए ज़्यादा चेंजेस वो एक्ट था जो 1913 में आया, फेडरल रिजर्व एक्ट, और ये अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम के लिए एक माइलस्टोन था। और इस एक्ट ने अमेरिका में एक सेंट्रलाइज बैंक क्रिएट किया जिसका काम था मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना और डॉलर को स्टेबल करना। और इस तरीके से आज़ादी के बाद अमेरिका ने 100 साल के संघर्ष के बाद अपने आप को स्टेबल लाइफ में लाना शुरू किया। अगर कोई कहता है कि किसी कंट्री का फाइनेंशियल पावर सिर्फ रिसोर्स से आता है तो गलत है, बल्कि सही टाइम पे सही पॉलिसी लाना भी कंट्री को मजबूत बनाता है। और ये चीज़ साबित करके दिखाया अमेरिका ने। आज़ादी के बाद अमेरिका ने 1776 से लेकर 1930 तक जो कुछ भी किया, जो भी पॉलिसी लाया, उससे अमेरिका को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन उन पॉलिसियों का सबसे ज़्यादा बेनिफिट 1914 से लेकर 1944 के बीच हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 वो दौर था जो न सिर्फ दुनिया का नक्शा बदल दिया बल्कि इकोनॉमिक्स बैलेंस भी बदल दिया। 1776 से लेकर 1930 तक अमेरिका ने अपने आप को ग्रोथ करने के लिए जिस रिसोर्स, जिस पॉलिसी का इस्तेमाल किया, उसका जो एक्चुअल बेनिफिट था वो स्टार्ट हुआ 1914 से 1944 के बीच। 19th सेंचुरी से पहले पूरी दुनिया का फाइनेंशियली हब था लंदन और पूरी दुनिया में ट्रेड ब्रिटिश पाउंड में हुआ करता था। लेकिन 19th सेंचुरी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारी चीज़ें बदल गई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप की सारी कंट्री तबाह हो गई थी युद्ध के कारण। और युद्ध में यूरोप इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि उसे स्टेबल करने के लिए यूएस यानी कि अमेरिका की ज़रूरत पड़ी। और अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे यूरोप को स्टेबल करने के लिए उसे बहुत सारा लोन दिया। और यहीं से कहानी शुरू होती है सारी चीज़ें चेंज होने की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही था जो ये सारा पावर और इकोनॉमिक्स चेंज कर दिया ब्रिटेन से अमेरिका की ओर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री बन गया, सबसे ज़्यादा लोन देने वाला। लेकिन 1930 में यूएस को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जिसे बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन।
1930 में ग्रेट डिप्रेशन यूएस के इकोनॉमिक्स को हिला कर रख दिया, लेकिन यूएस वो है जो अपनी आपदा को भी अपॉर्चुनिटी में बदल देता है और इसीलिए यूएस ने 1930 में द ग्रेट डिप्रेशन के बाद एक नया रिफॉर्म लाया। ग्रेट डिप्रेशन के बाद अमेरिका ने एक नया रिफॉर्म लाया था 1930 में, ग्लास-स्टेगल एक्ट। और इस एक्ट को लाने के बाद पूरी अमेरिका में जो बैंक था, जो बैंकिंग सिस्टम था, उसको रेगुलराइज किया गया। और इसके बाद अमेरिका ने एक और एक्ट लाया जिसको बोलते हैं गोल्ड रिजर्व एक्ट, जो 1934 में लाया गया था। और इस एक्ट के बाद यूएस ने पूरी दुनिया पे गोल्ड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जो यूएस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला था उसे सुपर पावर बनाने के लिए। अमेरिका ने जिस सोच के साथ और जिस प्लान के साथ इस एक्ट को लाया था वो हूबहू वैसा ही हुआ, क्योंकि 1939 से 1945 के बीच एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। 1939 से लेकर 1945 के बीच जो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, उस वर्ल्ड वॉर 2 में एक बार फिर से पूरा यूरोप तबाह हो गया और यूएस ने अपनी इंडस्ट्रियल पावर और मिलिट्री पावर से पूरा यूरोप को एक बार फिर से विक्ट्री दिलाई और उसे एक बार फिर से अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितनी मदद चाहिए उतनी मदद की। और जहां पूरी दुनिया क्राइसिस में थी, वहीं अमेरिका ने अपने आप को क्रेडिटर और इंडस्ट्रियल लीडर बनाया। लेकिन अमेरिका ने अब तक जो कुछ भी किया था वो सिर्फ अमेरिका को स्टेबिलिटी दिलाने के लिए थी, लेकिन असली गेम अब शुरू होने वाला था 1944 से लेकर 1971 के बीच। 1944 से लेकर 1971 वो दौर था अमेरिका के लिए जो अमेरिका प्रॉपरली जो क्राउन था सुपर पावर का वो पहनने वाला था और जो करेंसी थी, जो ट्रेड था, जो इकोनॉमिक्स थी, वो शिफ्ट होने वाला था यूरोप से अमेरिका की तरफ। क्योंकि 1944 में ही एक ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ था जिस कॉन्फ्रेंस ने पूरी दुनिया का ट्रेड का जो पैमाना था, जो करेंसी थी, वो बदल कर रख दिया। 1944 से 1971 ब्रिटेन वुड और डॉलर डोमिनेंस। 1944 में एक होटल के कमरे में लिया गया डिसीजन आज पूरी दुनिया चला रहा है।